आपके ये जरूरी नहीं है कि पीछे एक्सरसाइज में से पूछा जाए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप कहीं से भी इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, है ना? इज इट राइट? तो इसलिए हाँ, पूरे चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ चीज छूटे ना और हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे। था ओवर शेयरिंग का, है ना? तो डेमोक्रेसी में ओवर शेयरिंग का जो इंपॉर्टेंट रोल क्यों है ना? क्यों ओवर शेयरिंग की जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए, है ना, कोई भी एक जैसे कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति या पार्टी डोमिनेंट ना हो, इस वजह से पावर शेयरिंग की जरूरत होती है। ठीक है? अब पावर को किस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशियरी सिस्टम हो गया, है ना? जुडिशियरी 3 सिस्टम्स है ना गवर्नमेंट के। देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? है ना? तो इन 3 जो मेजर ऑर्गन्स हैं, इनके द्वारा ही क्या किया गया है, जो वर्क्स को डिवाइड किया गया है। अब ये क्या करती हैं, एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो दूसरे सिस्टम पर देखता है कि कोई भी दूसरी जो बॉडी है, दूसरी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क तो नहीं कर रही है ना? तो इस वजह से अब जैसे पूरा सिस्टम होता है, जैसे सपोज करो जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद इसे हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जैसे संघवाद है ना, जहां पूरी जो पावर होती है वो किसमें होती है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। लेकिन अब हमारे इंडिया में क्या है ना, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि यहां पर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, अब जो पावर थी, है ना, मेन जो पावर हो गई, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो फुल अथॉरिटी है। उसके बाद अब जब पावर को शेयर किया गया ना, पावर को डिवाइड किया गया है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, है ना, इसके नीचे। फिर क्या हो गया, जैसे लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायती राज सिस्टम होता है, क्या होता है ना, गांव पे, है ना, उसी हिसाब से बेटा पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना। और जो मेन जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे जैसे पढ़ाई लेजिस्लेटिव हो गई, और जुडिशियरी सिस्टम। ठीक है, अब जुडिशियरी में भी क्या हो गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना, सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे हाई कोर्ट हो गए, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है ना, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। फिर क्या हो गए, फिर उससे नीचे भी क्या है, लोअर कोर्ट्स हो गए, है ना। तो इसी हिसाब से क्या गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर से लेकर नीचे तक एक जो गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है, तो उसमें सारी पावर्स को शेयर किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। और कोई भी कार्य किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे जो कार्य किए जाते हैं। सभी लोगों को जो आप कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी दी गई है, सारी जो पावर दी गई है, वो सभी को दी, उसी के रैंक के और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ इसमें अब सिस्टम क्या है कि कहीं तो क्या है, संघवाद की गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन जरूर नहीं है कि सभी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के रूप में उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो हमने पढ़ा था, हम जो पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, श्रीलंका और बेल्जियम की जो पृष्ठभूमि है, वहां की जो गवर्नमेंट है, किस तरह का वहां सिस्टम था, है ना, उसको हमने इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या था कि बेल्जियम में किस तरह से, जैसे पहले जो वहां पर जो राजशाही शासन था, इसी तरह श्रीलंका में राजशाही सिस्टम था। धीरे धीरे वहां पर लोगों को उनकी किसकी जरूरतों के हिसाब से समान अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या था, जैसे जहां जिसकी मेजोरिटी थी, जैसे श्रीलंका में सिंगली की मेजोरिटी थी, तो गवर्नमेंट जैसे सरकार में, श्रीलंकन सरकार में उनका प्रभुत्व होता था। तो इसी चीज को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट फॉर्म की और पावर को शेयर करने का डिसीजन लिया, है ना, कि सभी लोगों के पास, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, सभी लोगों को समान अधिकार होंगे, उनके पास, सभी के पास, सभी की गवर्नमेंट में समान भागीदारी होगी, चाहे वो किसी जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो बैलेंस बना रहेगा। तो पावर
के बैलेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की हो गई और लोकल गवर्नमेंट की हो गई। इसमें सब में क्या है, पीपल के द्वारा, है ना, पब्लिक के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होती है ना। हर 5 वर्ष के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट अपने राज्य स्तर पर गवर्नमेंट को संचालित करती है ना। अब देखो ये बताओ कि इस पे पेज 5 पे व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसी yet they deal with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अब देखो, हमने बेल्जियम को पढ़ा है, इसमें यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो श्रीलंका, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम के लोगों ने वहां लोगों ने ये चीज महसूस कर ली थी कि बिना पावर शेयरिंग के, है ना, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, देश के सभी समुदायों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर ही चलना होगा। उसी से देश का डेवलपमेंट हो सकता है और उसी से देश में क्या बनी रह सकती है, शांति बनी रह सकती है ना। जबकि श्रीलंका में क्या था, जो मेजोरिटी थी वो सिंगली जो थे वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे, वो गवर्नमेंट में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या हो गई, धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कम होने लगा था, ठीक। उन्होंने क्या किया, देश की यूनिटी को कमजोर बनाना शुरू कर दिया था, है ना। तो यहाँ तो क्या हो गई, इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, पावर शेयर करना इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बेल्जियम ने इस चीज को महसूस कर लिया, ठीक है, कि जो कंट्री की यूनिटी है उसके लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब देखो, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है? Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. देखो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी क्यों होती है, क्योंकि जो सामाजिक ग्रुप हैं उनमें आपस में मतभेद को कम करने के लिए, है ना, ये बहुत जरूरी होती है। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure that the stability of political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nations. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए पावर शेयरिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना। अगर कोई भी, जैसे हर कंट्री में एक कम्युनिटी होगी वो मेजॉरिटी होगी और दूसरी कम्युनिटी क्या होगी, माइनॉरिटी होंगी, तो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को के बैलेंस के लिए जो सभी जो कम्युनिटीज हैं उनको समान लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपस में पावर को शेयर नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट में सभी लोगों की समान भागीदारी नहीं होगी तो आपस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन होंगे, है ना, और उससे आपस में मतभेद बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो है ना, तो ये जरूरी है कि कोई भी मेजॉरिटी किसी भी कंट्री में दूसरी माइनॉरिटी पर अत्याचार ना करे और दूसरी जो माइनॉरिटी है उसे ऑप्रेस करने की कोशिश ना करे की जाए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अगर कोई भी मेजॉरिटी ऑप्रेस करती है दूसरी माइनॉरिटी को तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, एक तरह से कहते हैं ये पूरे होल कंट्री में एक विनाश की शुरुआत होगी। अब देखो, देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डेमोक्रेट रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर इज इफेक्टिव बाय दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया। अब इसमें देखो एक छोटी सी कहानी दे रखी है, खलीज डिलेमा, है ना, कि अब जो खलील है, इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। तो देखो बेरूत नाम के शहर में खलील नाम का व्यक्ति रहता था। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज,
उसके जो माता पिता थे वो अलग अलग समुदाय से आते थे। उसकी माता एक अलग कम्युनिटी से थी और उसके फादर अलग कम्युनिटी से थे, ठीक है। इस फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उसके पिता थे वो एक रूढ़िवादी क्रिश्चियन फैमिली से थे, और जबकि माँ जो थी उसकी सुन्नी मुसलमान थी, ठीक है। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कंपोजिशन सिटी। हालांकि यह उस मॉडर्न सिटी में एक बड़ी बात नहीं थी, है ना। इस तरह से जैसे पेरेंट्स का अलग अलग होना एक बड़ी कोई बात नहीं थी आज के मॉडर्न समय में। People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut। जो लोग थे जो अलग अलग कम्युनिटी से आते थे वो कहाँ रहते थे? बेरूत की राजधानी लेबनान में। लेबनान की राजधानी जो बेरूत थी उसमें रहते थे। They lived together intermingled yet fought a bitter civil war among themselves। One of Khalil's uncle was killed in that war। अब क्या था? जो लेबनान की राजधानी बेरूत थी उसमें क्या थे? अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते थे एक साथ, है ना। लेकिन उनमें क्या था? शुरू से ही एक सिविल वॉर की कंडीशन थी, आपस में मतभेद थे, तो आपस में उनमें सिविल वॉर चलता रहता था, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उसी में क्या था? खलील का जो एक अंकल था उसकी हत्या कर दी गई थी। सिविल वॉर में क्या होता है? जैसे दो कम्युनिटीज में आपस में कॉन्फ्लिक्शन है ना, तो जहां जिसको मौका लगे वहां वो दूसरी कम्युनिटीज पे क्या अटैक कर देते थे और मार देते थे। उसी में क्या हुई थी? एक जो खलील है उसके अंकल की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। At the end of this civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities। अब देखो क्या हुआ, जब ये सिविल वॉर समाप्त हो गया तो लेबनान के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि इस तरह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये जो सिविल वॉर है चलता रहेगा तो इसको एंड करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि हमें इसके लिए दूसरी जो कम्युनिटीज हैं, है ना, उनको अपने साथ लेना होगा, उनकी सरकार में भागीदारी समान रूप से उनको प्रदान करनी होगी। उसी तभी हम क्या कर सकते हैं, देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से अपनी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians। अब उन्होंने डिसीजन किया कि भाई अलग अलग कम्युनिटीज हैं तो इन सभी कम्युनिटीज की समान भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने नियम बनाया कि देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन संप्रदाय का होना चाहिए, ठीक है।